जय हिंद एवरीवन। मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को टोपोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनिसिटी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर बेसिकली हम ऐसे लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा ज्वालामुखी की मदद से बनते हैं। और जितने भी हमारे नए व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि बेसिकली सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखी गई है उसको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएं तो बुक आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। अगर मैं बात करूं टोपोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनिसिटी की, तो इसके अंदर सबसे पहले आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली किसी पार्टिकुलर एरिया या किसी लैंडस्केप की जो फिजिकल फीचर्स या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन्हें बेसिकली टोपोग्राफी कहा जाता है। इसे और आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो कोई जमीन है वो किस तरह से दिखती है, उसका शेप किस तरह से है, ये हमें टोपोग्राफी के द्वारा पता चलता है। ठीक, तो जब हम बात करते हैं ऐसे टोपोग्राफी की जो कि हमारे वोल्केनिक एक्टिविटी की मदद से बनते हैं, इनको बेसिकली दो कैटेगरी में रखा जाता है। पहला हमारा आता है क्या, एक्सट्रूजिव टोपोग्राफी, और सेकंड हमारा आता है इंट्रूजिव टोपोग्राफी। तो एक्सट्रूजिव टोपोग्राफी बेसिकली ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी की मदद से हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर बनते हैं, यानी एक्सटीरियर यानी एक्सट्रूजिव में बनते हैं। ठीक है, और वहीं इंट्रूजिव टोपोग्राफी बेसिकली ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो धरती के यानी कह सकते हैं अर्थ सरफेस के नीचे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके इंट्रूजिव टोपोग्राफी होते हैं इनकी मदद से बेसिकली हमारे बैथोलिथ, लैकोलिथ, सिल्स और डाइक्स जैसे क्या होते हैं लैंडफॉर्म बनते हैं। तो जो इंट्रूजिव टोपोग्राफी की मदद से जो लैंडफॉर्म बनते हैं इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी इग्नियस रॉक का जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें पढ़ा चुके हैं। तो उधर से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वहां से जाके इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बेसिकली रहेगा एक्सट्रूजिव टोपोग्राफी के ऊपर। ठीक, अब जो एक्सट्रूजिव टोपोग्राफी से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो बेसिकली हमारे दो तरीके से बनते हैं। पहला क्या होता है, बहुत ही विस्फोटक जो आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है उसकी मदद से बनते हैं, यानी कि एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ इरप्शन से बनते हैं। और दूसरा होता है क्या, जो बहुत ही शांति से जो हमारा क्वाइट इरप्शन होता है उससे बनते हैं, यानी कि हमारे फिजर टाइप ऑफ इरप्शन। ठीक है, तो जो एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ इरप्शन से हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं वो बेसिकली दो तरीके के बनते हैं। पहला होता है क्या, हमारा एलिवेटेड फॉर्म, और दूसरा होता है हमारा डिप्रेस्ड फॉर्म। एलिवेटेड फॉर्म मतलब हमारे जो उठे हुए लैंडफॉर्म बनते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, वो इसके अंदर आते हैं, जैसे आपके क्या हो गया वोल्केनिक कोन। ठीक, और वहीं डिप्रेस्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ऐसे लैंडफॉर्म बनते हैं जो बेसिकली धंसे हुए होते हैं, जैसे आपके क्या हो गए क्रेटर हो गए या काल्डेराज हो गए। ठीक, और वही फिजर टाइप ऑफ इरप्शन से जैसे आपके लावा प्लेन, लावा प्लेटियस और डोम्स बनते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चर्चा का जो मेन सूत्र रहेगा वो बेसिकली रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, एलिवेटेड फॉर्म, डिप्रेस्ड फॉर्म से जो लैंडफॉर्म बनते हैं यानी कि बेसिकली वोल्केनिक कोन, क्रेटर और काल्डेराज के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं आइए बेसिकली वोल्केनिक कोन की। तो देखिए वोल्केनिक कोन सबसे पहले आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसको कहते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, मान लीजिए ये हमारा लैंड सरफेस हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग अभी तक जान गए होंगे कि यहाँ से जो मैग्मा चैम्बर मान लीजिए हो गया, तो होता क्या है, जो मैग्मा हमारा ऊपर उठता है किस कारण उठता है, या कह सकते हैं आप प्रेशर वहां जो बनता है। ठीक है, या कह सकते हैं कन्वेक्शन करंट कारण जब ये मैग्मा हमारी ऊपर उठती है तो क्या होता है, जब यहाँ के जब ऊपर आती है ये तो इस एरिया के बेसिकली एरिया को क्या करती है, लैंड को तोड़ के बेसिकली वोल्केनिक पाइप के द्वारा हमारा क्या होता है मैग्मा ऊपर आ जाती है। और ऊपर आके ये बेसिकली हमारी मैग्मा के साथ अंदर से और भी हमारे वोल्केनिक मटेरियल जैसे फ्रेगमेंटल मटेरियल निकलते हैं। ठीक है, तो इन सब जब क्या होता है, जब ये निकल के बाहर बेसिकली जब जमीन पे आ जाते हैं और जब ठंडे पड़ जाते हैं तो ये बेसिकली कुछ इस तरह के हमारा शेप बनाते हैं। ये शेप बेसिकली जैसा आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमारा क्या है, कोन की तरह दिखता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक कोन कहते हैं। ठीक, अब ये जो वोल्केनिक कोन होते हैं ये बेसिकली कई अलग अलग तरीके के होते हैं, इनके साइज के आधार पर कह लीजिए। ठीक है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनके आधार पर इनको अलग अलग टाइप में रखा जाता है।
जिसमें सबसे पहले हमारा आता है क्या, सिंडर या कह सकते हैं एश कोन। तो जो हमारे सिंडर या एश कोन होते हैं ये बेसिकली वॉल्केनिक डस्ट, एसेज और पायरोक्लास्टिक मैटर से बनते हैं, यानी फ्रेगमेंटल मैटर मटेरियल से बनते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या होते हैं, वॉल्केनिक डस्ट, एसिड और पायरोक्लास्टिक मैटर से बनते हैं, ना कि ये लावा से बनते हैं। ठीक है, और इनकी जो हाइट होती है वो बाकी वॉल्केनिक कोन के मुकाबले क्या होते हैं, ये लो हाइट के होती हैं, कम होती है इनकी हाइट। ठीक है, तो इनकी फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेसिकली ये है कि मान लीजिए जब हमारा वॉल्केनो में विस्फोट होता है, मान लीजिए हमारा क्या हुआ, वॉल्केनो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैग्मा आया, जब इसमें विस्फोट होता है तो क्या होता है, इसके अंदर कई तरह के हमारे मटेरियल्स निकलते हैं, फ्रेगमेंटल मटेरियल निकलता है। जैसे आपके फ्रेगमेंटल मटेरियल मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल होगा, ठीक है, सॉलिड लावा के अलावा सॉलिड पार्टिकल भी निकलता है, जैसे आपके वॉल्केनिक डस्ट हो गए, ठीक है, एसेज हो गए। तो ये जब निकलते हैं तो बेसिकली हवा में कुछ ऊपर तक बेसिकली चले जाते हैं, और जब ये हवा से जब नीचे आते हैं, जब नीचे जमीन पे आते हैं तो क्या होता है, ठंडे पड़ के बेसिकली जम जाते हैं। तो जिस कोन का जमने के बाद इनका जिस कोन का फॉर्मेशन होता है वही बेसिकली क्या कहा जाता है, आपका सिंडर या एश कोन कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ से आपको फॉर्मेशन क्या हुआ, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इनकी अगर हम स्लोप और पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करें तो इनका जो स्लोप होता है बेसिकली सिंडर कोन का, वो लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होता है। और वहीं इनके पार्टिकल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो लार्जर पार्टिकल होते हैं वो हमारे नियर द क्रेटर यानी ऊपर तरफ फॉर्म होते हैं, और जो हमारे फाइनर पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली नीचे तरफ यानी आउटर मार्जिन पे बेसिकली हमारे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक, अब तीसरा ये आता है कि ये क्या होते हैं, परमेबिलिटी, तो क्या होते हैं, वाटर होते हैं, यानी कि इनके थ्रू जो होता है वाटर आसानी से चला जाता है। ठीक, और इनके जो इरोजन होता है, इनके ऊपर ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट टू इरोजन होते हैं, यानी इनके अंदर इरोजन जो होता है वो आसानी से नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि कई बार आपने पढ़ा होगा कि जो इरोजन होता है, जिस रॉक पे इरोजन होता है उनके अंदर क्या देखते हैं कि वाटर आसानी से चला जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका केस क्या है, अलग है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, 20 पत्थर ले लीजिए, उसको एक जार में आपने रख दिया, उसके ऊपर से आप पानी डालेंगे, देखेंगे उस पत्थर के बीच में पानी आसानी से चला जाता है। तो वही इनके साथ भी होता है कि ये पानी के साथ क्या होता है, आसानी से चला जाता है। सेम केस इसमें होता है। ठीक है, वही रेजिस्टेंस की बात करें तो मान लीजिए पत्थर को हमने भरा, उसमें फिर क्या किया, उसमें हमें सीमेंट डाल के उसको जाम कर, उसके बाद क्या देखेंगे, पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक, और पानी अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, और इसी केस को सिर्फ आप एक पहाड़ से क्या करिए, कंपेरिजन करिए कि उसके अंदर पत्थर, उसके ऊपर आपने क्या किया, सीमेंट से ढक दिया। तो क्या होगा, जब सीमेंट से ढकेंगे पानी अंदर उसके जाएगा नहीं आसानी से, तो क्या होगा, ऊपर से जब पानी उसके बहेंगे तो क्या होंगे, वो आसानी से इरोड कर जाएंगे। इस वजह से क्या होता है कि जब ये सीमेंट से सीमेंटेड नहीं होते, सिर्फ पत्थर से क्या होते हैं, बने होते हैं, तो क्या होता है, पानी आसानी से इनके अंदर चला जाता है, प्लस ये इरोड नहीं होते आसानी से। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसा केस हो, क्योंकि अर्थ जरूरी नहीं कि क्या जैसे सीमेंटेड हो तब भी इरोड क्या होते हैं, रजिस्ट कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए, अब जाहिर सी बात है, जब लावा का जब सीमेंट उनके ऊपर पड़ता है, लावा से जब वो बनते हैं तो वो आसानी से कोई भी आपका जो ब्लेंड फॉर्म हम ले लीजिए जो लावा से बना होगा तो क्या होगा, वो रजिस्ट जरूर करेगा इरोजन। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, इनका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है ये कई 100 सालों तक बेसिकली क्या होते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में बेसिकली बने रहते हैं। ठीक है, अगर ये क्या हो, सब्सिक्वेंट आने के बाद में इरप्शन से डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक, फिर सेकेंड हमारा जो कोन आता है वो हमारा होता है कंपोजिट कोन। तो जो कंपोजिट कोन होते हैं इन्हें बेसिकली क्या, स्ट्रेटो कोन भी कहा जाता है, और ये सारे वॉल्केनो कोन में बेसिकली सबसे टॉलेस्ट कोन होते हैं। ठीक, और ये मोस्ट इंप्रेसिव वॉल्केनिक कोन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके माउंट शास्ता हो गए, माउंट रैनर हो गए, माउंट हुड, माउंट फूजी हो गए। ठीक है, अगर इनके फॉर्मेशन की बात करें तो ये फ्रेगमेंटल मटेरियल से बनते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटल मटेरियल के साथ में ये क्या होते हैं, लावा से भी बनते हैं। यानी जो हमने सिंडर कोन में देखा था कि वो सिर्फ फ्रेगमेंटल मटेरियल से बन रहे थे, पर इस केस में कंपोजिट कोन के अंदर ये क्या होते हैं, ये लावा फ्रेगमेंटल मटेरियल के साथ ही लावा से ही बनते हैं। यानी फ्रेगमेंटल मटेरियल जमते हैं, फिर उस पर से लावा का उनको सीमेंटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कोन का स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, बिल्डअप ओवर द टाइम एज, क्योंकि जो ईच इरप्शन होता है वो एक नया लेयर ऑफ मटेरियल क्या होता है, प्रीवियस वन से जोड़ देता है। ठीक है, इनकी इरोजन की बात करें तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि कोई भी लैंड फॉर्म जो हो लावा से बनने होगा वो क्या होगा, वो जरूर रजिस्ट होंगे, इरोजन के क्या होंगे, वो ज्यादा रजिस्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए भी जो लैंड फॉर्म होता है, ये कोन होता है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंट टू इरोजन होते हैं। ठीक, फिर थर्ड आता है हमारा क्या, पैरासाइट कोन। तो पैरासाइट कोन बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, वॉल्केनिक हमारी पाइप हो गई। ठीक है, यहाँ से हमारा लावा निकला। ठीक है,
तो कई बार होता क्या है कि जो वॉल्केनिक पाइप हमारी जो होती है ये कई बार होती है, कई बार बढ़ जाती, थिक हो जाती, चौड़ी हो जाती। जब चौड़ी हो जाती तो क्या होता है, इसी वॉल्केनिक पाइप में से अलग अलग इसके ब्रांच निकल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग से क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चल जा भाई, हाँ मान लीजिए ये हमारा क्या होगा, कोई वॉल्केनो हो गया। तो ये जब ये चौड़ी हो जाती है तो इसी के अंदर से कई हमारे अलग अलग क्या होते हैं, ब्रांचेज निकल जाते हैं। ठीक है, इन्हीं ब्रांचेज को क्या कहा जाता है, माइनर पाइप कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं माइनर पाइप से जब वॉल्केनो निकल के कोन बनाता है तो उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, पैरासाइट कोन कहा जाता है। पैरासाइट कोन बेसिकली मेन कोन, जैसे हमारे मान लीजिए कंपोजिट कोन हो गया, तो कंपोजिट कोन के किनारे किनारे जो छोटे छोटे हमारे कोन बने होते हैं उन्हें बेसिकली पैरासाइट कोन कहा जाता है। ठीक है, ठीक, आई थिंक यहाँ से आपको उनके बारे में समझ में आ गया। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, एक फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि क्या होता है, पैरासाइट कोन फॉर्म जब आपका मेन सेंट्रल पाइप जो होता है वॉल्केनो का वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब क्या होता है, जब आपका ये सेंट्रल पाइप बढ़ता है तो उससे क्या होता है, हमारे सेवरल स्मॉल ब्रांचेज निकल जाते हैं। ठीक है, जिन्हें माइनर पाइप कहा जाता है, और इन्हीं माइनर पाइप से क्या होते हैं, हमारे लावा निकल के क्या होते हैं, इन कोन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अभी हमने कंपोजिट कोन के अंदर माउंट शास्ता का देखा था, कि एग्जाम्पल एक देखा था, तो माउंट शास्ता के ऊपर एक और छोटा कोन जो बनता है वो बेसिकली शास्त्रीना कोन होता है, जो कि हमारा पैरासाइट कोन के अंदर आता है। ठीक, आई थिंक यहाँ से पैरासाइट कोन भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर फोर्थ हमारा आता है बेसिक लावा कोन। तो जो बेसिक लावा कोन होते हैं इन्हें क्या सील्ड कोन भी कहा जाता है। ये ऐसे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म होते हैं जो कि लाइट और लेस विस्कस लावा से बने होते हैं, जिनके अंदर सिलिका की जो क्वांटिटी होती है वो कम पाई जाती है। एक बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कोई ऐसा हमारा लैंडफॉर्म या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लावा से बना हुआ, तो इस लावा में बेसिकली लावा से बना हुआ, ठीक है, लावा से बना हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, अगर उस लावा के अंदर या उस जो स्ट्रक्चर बना हो तो उसमें बेसिकली अगर सिलिका का अमाउंट कम पाया जाता है तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं, अगर उसके अंदर सिलिका का अमाउंट कम होगा तो उससे हम ये कर सकते हैं कि उनके अंदर जो लावा बेसिकली होगा वो हमारा क्या होगा, लेस विस्कस होगा। लेस विस्कस यानी विस्कस बेसिकली मैं आपको इस तरह समझाने का प्रयास करूँ। मान लीजिए हमने दो स्लोप लिए, ठीक है, एक जगह से हमने पानी छोड़ा, एक जगह से हमने शहद छोड़ा, तो आप ये देखेंगे पानी जो होगा वो शहद के कंपेरिजन में नीचे जो होगा ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पानी होते हैं वो लेस विस्कस होते हैं और जो शहद होते हैं वो हमारे हाई विस्कस होते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर सिलिका का, जिस लावा के अंदर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर सिलिका के अमाउंट कम पाया जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि क्या होंगे, वो लेस विस्कस लावा से बने होंगे। अब लेस विस्कस लावा से बने होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो लावा रहा होगा वो आसानी से फ्लो कर जाएगा, फ्लूट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हम निकाल सकते हैं, इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर लावा आसानी से हमारा फ्लो कर जाएगा तो वो जो हमारा कोन ये बना होगा, जो स्ट्रक्चर हमारा बना होगा, उसकी हाइट बाकी स्ट्रक्चर के मुकाबले जिनकी जो लावा की फ्लूडिटी रही होगी, वो कह सकते हैं या विस्कस जो रहेगी वो हाई विस्कस रहेंगे, उनके कंपेरिजन में इनकी हाइट जो होगी वो कम होगी। और इसके साथ ही इनका जो बेस, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते होंगे, बेस जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक, यहाँ से आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसा कि अभी हम एसिड लावा कोन में देखेंगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इनके फॉर्मेशन की जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका कि जो बेसिक लावा कोन होते हैं ये बेसिकली बेसाल्टिक लावा से कंपोज होते हैं, जिनके अंदर सिलिका के अमाउंट क्या होती है, कंटेंट कम पाई जाती है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बेसिक लावा कोन हमारे होते हैं ये क्या बोलते हैं, आपका इरप्शन जो होता है इनका बहुत ही खतरनाक ना हो कि बेसिकली फिजर इरप्शन से ये बनते हैं। ठीक है, यानी बहुत विस्फोटक इरप्शन से ना हो कि ये बहुत ही शांत जो इरप्शन हमारे होते हैं उससे बनते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है क्या, एसिड लावा कोन। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि जिसके अंदर सिलिका की अमाउंट जो होगी कम ज़्यादा पाई जाएगी, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो लावा होगी, जिस लावा से वो बने होंगे, वो बहुत ही विस्कस होंगे। और जब वो लावा हमारे विस्कस होंगे तो उससे हम ये कह सकते हैं कि उससे जो हमारे लैंडफॉर्म बनेंगे उनकी जो हाइट होगी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि जब लावा होगा हमारे दूर तक नहीं फैल पाएगा, वही वेंट के अराउंड ही क्या होगा, जमने लगेगा, तो हाइट इनकी बढ़ेगी। और जब हाइट इनकी बढ़ेगी तो क्या इससे मालूम चलेगा कि इनका जो बेस होगा वो बहुत ही नैरो होगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको एसिड लावा कोन समझ में आएगा, बेसिक लावा कोन समझ में आएगा। और जो मैंने सिलिका से सिर्फ लेके आपको जो लावा समझाने का प्रयास किया विस्कस केस को, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, इनका जो फॉर्मेशन जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका कि एसिड कोन का जो फॉर्मेशन होता है ये बेसिकली हाई सिलिका कंटेंट के लावा से होता है। ठीक है, जो बहुत ही हाई क्या होते हैं, विस्कस होते हैं, जिनका बेसिकली विस्कस मतलब क्या होंगे, नेचर में स्टिकी होंगे। ठीक, बट यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा छठवां आता है लावा डोम।
तो लावा डूम जो होते हैं इन्हें बेसिकली वॉल्केनिक डूम भी कहा जाता है। ये ऐसे टाइप के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म होते हैं जो कि बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंपली कह सकते हैं लावा के जमने से वॉल्केनिक वेंट के राउंड बनते हैं। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली कह सकते हैं जो बेसिक लावा को हमने देखा था उसका जो इनका जो स्ट्रक्चर, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो सिमिलर इनकी तरह होता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद जो लावा डोम होते हैं ये सिर्फ सील्ड कौन से बेसिकली इस चीज में डिफर करते हैं, बेसिकली इनके साइज में डिफर करते हैं क्यों, बिकॉज जो लावा डोम हमारे होते हैं वो बेसिक लावा कोन के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। ठीक, सिर्फ ये इनके बीच में डिफ्रेंशिएट होता है। जो लावा कोन हमारे होते हैं, जो लावा डोम हमारे होते हैं, इनको इनके मोड ऑफ ओरिजिन के आधार पर या टाइप ऑफ लावा जिससे बने होते हैं इनके आधार पर इनको 3 कैटेगरी में रखा जाता है। पहला हमारा क्या आता है, प्लग डोम, सेकेंड आता है हमारा एंडोजीनियस डोम और थर्ड हमारा आता है एक्सोजीनियस डोम। तो जो हमारे प्लग डोम होते हैं ये बेसिकली लावा जो होता है, लावा का वॉल्केनिक वेंट के अराउंड जमने से बेसिकली जिस डोम का फॉर्मेशन होता है उसे प्लग डोम कहा जाता है। फिर दूसरा जो होता है हमारा डोम, वो जिस डोम के अंदर जो हमारी सिलिका की अमाउंट जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है उन्हें बेसिकली एंडोजेनियस डोम कहा जाता है। फिर थर्ड हमारा होता है एक्सोजेनियस डोम, जिसमें बेसिकली लोअर सिलिका की अमाउंट पाई जाती है, यानी उनकी जो फ्लूइडिटी होगी वो ज्यादा होगी, उन्हें उनसे जो डोम का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली एक्सोजेनियस डोम कहा जाता है उन्हें। ठीक, आई थिंक यहाँ से आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। फिर हमारा 7वां जो आता है वो आता है लावा प्लग। तो लावा प्लग बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, वॉल्केनो हुआ, ये हमारा क्या हुआ, वॉल्केनिक पाइप हो गए। ठीक है, वॉल्केनिक पाइप ये हमारी हो गई। तो कई बार क्या होता है, लावा होता है या कैसे मैग्मा जो होता है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने की वजह क्या होता है, ये बेसिकली इस वॉल्केनिक पाइप में क्या होते हैं, कई बार जम जाते हैं। तो जो वॉल्केनिक पाइप में जम जाते हैं इससे जो लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर कह सकते हैं जो इनका जो बनते हैं क्रिएशन होता है उन्हें बेसिकली लावा प्लग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लावा प्लग आर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट ऑकर व्हेन वॉल्केनिक पाइप्स एंड वेंट क्या होते हैं बिकम प्लग्ड विद सॉलिडिफाइड लावा आफ्टर अ वॉल्केनो बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, यानी वॉल्केनो के गायब होने के बाद, एक्सटिंक्ट होने के बाद। ठीक, इनके अपीयरेंस की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली एक टर्म आता है बेसिकली वॉल्केनिक नेक। तो वॉल्केनिक नेक बेसिकली उनको कहा जाता है कि जब हमारे वॉल्केनिक पाइप के अंदर जो लावा का जमने के बाद जो रॉक का में स्ट्रक्चर बनता है वो बेसिकली वर्टिकल कॉलम में बनता है, तो उन्हें बेसिकली वॉल्केनिक कोन कहा जाता है। ठीक है, वॉल्केनिक नेक पर एक वॉल्केनिक कोन वॉल्केनिक नेक कहा जाता है। तो ये वॉल्केनिक नेक होते हैं, ये अर्थ सरफेस से तभी एक्सपोज होते हैं जब इनके ऊपर बाहर के जो स्ट्रक्चर रॉक होते हैं इनके तो इरोजन पड़ता है, तभी ये क्या होते हैं, अर्थ स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे एक्सपोज होते हैं। ठीक है, जो हमारे वॉल्केनिक नेक होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। ठीक है, और इनका जो हाइट होता है वो वेरी करता है। ठीक, इसके एक और टर्म होता है डाइट्रम। ये डाइट्रम बेसिकली तब यूज किया जाता है जब हमारे जो वॉल्केनिक नेक किया पाइप जो कह सकते हैं जो होता है वो ब्रेसियर रॉक से क्या होते हैं, फील होते हैं। भैया ब्रेसियर रॉक क्या होगा, तो ब्रेसियर रॉक बेसिकली ऐसे रॉक होते हैं जो कि कंपोज होते हैं ब्रोकन फ्रेगमेंट ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल से। ठीक, इनका एग्जांपल बेसिकली किया जैसे आप सिप रॉक हो गया जो कि हमारे यूएसए न्यू मैक्सिको में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आपका जितने भी एलिवेटेड फॉर्म के से जो स्ट्रक्चर बचे वॉल्केनिक कोन से जितने हमारे स्ट्रक्चर टाइप के बन रहे थे वो यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद आइए हम बेसिकली डिप्रेस्ड फॉर्म से बेसिकली जो हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं यानी क्रेटर और कार्डेरा जो होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें क्रेटर की, तो क्रेटर बेसिकली क्रेटर आर डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ वॉल्केनिक वेंट। और ये जो क्रेटर होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, फनल शेप्ड में होते हैं। ठीक है, ये सर हम समझ गए कि क्रेटर क्या होता है, इनकी डिफिनीशन। ठीक है, अब इनकी अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो देखिए कई बार होता क्या है, इसको इस तरह समझने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है जब वॉल्केनिक का हमारा विस्फोट होता है कई बार वो इतना एक्सप्लोजिव, इतना खतरनाक होता है कि क्या करता है उसके आसपास के सराउंडिंग के रॉक को बेसिकली वो ब्लो आउट कर देता है, यानी दूर दूर तक कह सकते हैं फेंक देता है। तो उससे क्या होता है वहाँ के एरिया खाली हो जाता है, वहाँ बेसिकली डिप्रेशन जनरेट हो जाती है। तो उन्हीं को बेसिकली क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। ठीक, यानी कि क्रेटर आर क्रिएटेड व्हेन मैग्मा एंड गैसेज इरप्ट फ्रॉम अ वॉल्केनिक वेंट and the explosive force of eruption can blow out the surrounding rock and create a basically bowl shaped depression। ठीक है, उसके बाद क्रेटर का जो शेप होता है ये बेसिकली जाहिर सी बात है जब ये क्या है वॉल्केनिक इंटेंसिटी के आधार पे ही जो डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है क्रेटर कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जो शेप होगा वो उनके इंटेंसिटी के आधार पे होगा। यानी अगर इंटेंसिटी जो होगी बहुत विस्फोट हो गई, थोड़ा सा
बड़ा क्रेटर बनेगा, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी छोटी होगी तो कम क्या होगा, आपका क्रेटर बनेगा, ठीक है, कम साइज का क्रेटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मान लिया आपका क्रेटर बन गया, वहाँ की फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी जो हो वहाँ की बंद हो गई। उसके बाद जब वहाँ पे बारिश होता है तो उस पर जो वहाँ पे वाटर आपके जमा हो जाते हैं तो उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, क्रेटर लेक कहा जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो जो आता है बेसिकली हमारा एडवेंटिव क्रेटर। तो एडवेंटिव क्रेटर बेसिकली उन क्रेटर को कहा जाता है जो कि हमारे पैरासाइट कोन के वॉल्केनिक वेंट पे बनते हैं, ठीक है। एडवेंटिव क्रेटर किनको कहा जाता है, जो हमारे पैरासाइट कोन के वॉल्केनिक वेंट पे बनते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक टॉपिक आता है क्रेटर के अंदर, टर्म के कह सकते हैं आता है, जो आता है नेस्टेड क्रेटर। तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ ज्वालामुखी के अंदर से क्या हो, क्रेटर बन गया। फिर जो अगला उसका जो विस्फोट इरप्शन हुआ हो कुछ टाइम बाद, तो वो क्या हो, पहले के मुकाबले की इंटेंसिटी के मुकाबले थोड़ा कम विस्फोट हुआ तो क्या होता है, कई बार एक उसके अंदर एक और क्रेटर बन जाता है। यानी क्रेटर के अंदर जो क्रेटर आपका बनता है उसे बेसिकली नेस्टेड क्रेटर या ग्रुप्ड क्रेटर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि व्हेन अ वॉल्केनिक क्रेटर become very extensive and subsequent eruption are of lower intensity, smaller cone can form within the older larger crater. These smaller crater are called nested crater, ठीक। आई थिंक आपको यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो जो नेस्टेड क्रेटर होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, इंटेंसिटी के बेसिकली जो वेरी करता है तभी ना, पहले के मुकाबले की इरप्शन के इंटेंसिटी के आधार पर जब वेरी करता है तभी ये नेस्टेड क्रेटर फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल हो जाता है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा कार्डेरा। तो जो कार्डेरा हमारे होते हैं बेसिकली क्रेटर का एक बड़ा फॉर्म कह लीजिए, क्रेटर का एक बड़ा फॉर्म उसको कार्डेरा कहा जाता है। तो कार्डेरा आर बेसिकली आर लार्ज सर्कुलर और ओवल शेप्ड डिप्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। जैसा मैंने बताया क्या, जनरली एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड कार्डेरा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कार्डेरा को। अब इनके ओरिजिन जो कार्डेरा की होती है, इनके अलग अलग कुछ लोग हाइपोथेसिस बताते हैं। कुछ लोग का बेसिकली ये कहना होता है, जैसे पहला हाइपोथेसिस होता है आपका सबसिडेंस हाइपोथेसिस और दूसरा होता है हमारा क्या, इरप्शन हाइपोथेसिस। सबसिडेंस हाइपोथेसिस में लोगों का ये कहना होता है कि जो कार्डेरा होते हैं ये बेसिकली क्रेटर का एनलार्ज फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली तब बनते हैं जब हमारा किसी मासिव इरप्शन के बाद क्या होता है, उनका जो नीचे का मैग्मा होते हैं वो डिप्लीट कर जाते हैं, और जब मैग्मा डिप्लीट कर जाते हैं तो नीचे का क्या होता है, ग्राउंड खाली हो जाता है। और जब ग्राउंड खाली होगा तो ऊपर ग्राउंड को जब सपोर्ट नहीं रहता है तो क्या होता है, वो बेसिकली कोलैप्स कर जाती है ऊपर की एरिया। तो उससे जो बेसिकली फॉर्म होता है कार्डेरा, उसे बेसिकली सबसिडेंस हाइपोथेसिस के अंदर आती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली यूएस जियोलॉजिकल सर्वे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सपोर्ट करती है और ये कहती है कि जो एसो जापान बेसिकली एसो नाम की जो कार्डेरा है वो बेसिकली क्या है, या वो बेसिकली इसे क्या करते हैं, इस हाइपोथेसिस के कारण इस ओरिजिन के आधार बनी है। वही इजप्शन हाइपोथेसिस में ये भी सेम चीज कहते हैं, बस इनका एक डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, कि इनका क्या कहना होता है कि जो इरप्शन होता है इसमें लावा का, मैग्मा का, कह सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, वो इस हाइपोथेसिस में जो इरप्शन बताया गया है उससे क्या होता है, बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। बहुत ही क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। जैसे हमने अभी क्रेटर के अंदर देखा था कि लैंड पूरा क्या होता है, ब्लो आउट कर जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहना होता है, सबसिडेंस हाइपोथेसिस में लोगों का ये कहना होता है कि लैंड ब्लो आउट होने के कारण नहीं, जब आपका मैग्मा वहां से निकलता है तो नीचे का एरिया खाली हो जाता है। जब नीचे का एरिया खाली होता है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता, ऊपर वाले एरिया को, ऊपर का एरिया आपको बेसिकली कोलैप्स कर जाता है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, डिफरेंस का होता है। दिल्ली ने बेसिकली इसको क्या कहा है, वॉल्केनिक सिंक के नाम से कहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद कुछ लोग को ये क्या करते हैं, इस हाइपोथेसिस को नहीं मानते हैं। किस आधार पर नहीं मानते हैं, उनका ये कहना होता है कि अगर ये बताइए, अगर जो आपका कार्डेरा है वो सिर्फ क्वाई टाइप ऑफ इरप्शन से बेसिकली फिजर इरप्शन से बना है, तो ऐसा क्यों है कि कार्डेरा के आसपास जो है कुछ किलोमीटर दूर जो है उसके फ्रेगमेंटल मटेरियल पाए जाते हैं? क्योंकि अगर ये फिजर टाइप्स ऑफ इरप्शन से बने होंगे तो इनका जो एक्सप्लोजन हुआ खतरनाक हुआ नहीं होगा, जो वॉल्केनिक मटेरियल रहे होंगे ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। पर कार्डेरा के आसपास देखा गया है कि जो वॉल्केनिक मटेरियल पाए गए हैं वो बहुत ही किलोमीटर, कई सेवरल किलोमीटर दूर पाए गए हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग बेसिकली इस इरप्शन हाइपोथेसिस को मानते हैं, जो कि कह सकते हैं एक जियोलॉजिस्ट डेली द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। अब हम बेसिकली बात करते हैं गीजर की। कुछ टर्म आपके दे रखी है, यहाँ तक आपका बेसिकली लैंडफॉर्म खत्म होता है, ठीक है।
फिजर इरप्शन से जो लैंडफॉर्म होते हैं वो बेसिकली बुक के अंदर नहीं दे रखा था। सो उसमें समझने की बात क्या है कि लावा प्लेन बेसिकली कैसे बनते हैं कि जब आपका इरप्शन होता है, जब वो बहुत दूर तक फैल जाते हैं एकदम ज़्यादा हाइट में ना होकर, तो उन्हें बेसिकली लावा प्लेन कहा जाता है। ठीक है, अब बेसिकली कुछ दो लास्ट में बुक के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म दे रखे थे। पहला एक आता है हमारा गीजर और दूसरा आता है हमारा फ्यूमर होल। ठीक है, तो आइए इनके बारे में हम देखते हैं आखिर क्या होते हैं गीजर और फ्यूमर होल। तो जब हम बात करते हैं बेसिकली गीजर की, तो गीजर बेसिकली कह सकते हैं ऐसे टाइप के हॉट स्प्रिंग होते हैं, या कह सकते हैं ऐसा अर्थ के ऊपर हमारा ऐसा एरिया होते हैं जिसके अंदर से बेसिकली क्या होते हैं हमारी हॉट वेपर और हॉट वाटर और वेपर क्या होते हैं टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। ठीक, जो वर्ड गीजर है बेसिकली ये एक आइसलैंडिक वर्ड से बेसिकली डिराइव है, जिसका मतलब क्या होता है गीजर, मतलब कि गीजर शब्द से ये डिराइव है गीजर शब्द। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली गसर या स्पॉटर होता है। ठीक है, गीजर बेसिकली कह सकते हैं ये माइनर फॉर्म होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी का, जिनके अंदर बेसिकली ये कैरेक्टराइज होते हैं इंटरमीडिएट मतलब बेसिकली इंटरवल पे बेसिकली इनका जो इरप्शन होता है वो होता है। ठीक है, जिनके अंदर से लावा ना निकल के बेसिकली हॉट वाटर और स्टीम निकलता है। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला आता है इंटरमीडिएट एक्टिविटी। तो गीजर जो होते हैं इनके अंदर बेसिकली आमतौर पर ज़्यादा गीजर्स में ये देखा गया है कि इनका जो इरप्शन होता है बेसिकली इनके अंदर जो हमारे गर्म वाटर वेपर निकलते हैं वो कंटिन्यूस ना निकल के बेसिकली क्या होते हैं इरेगुलर इंटरवल पे निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है, कह सकते हैं गीजर पाइप टर्म आता है। तो गीजर पाइप बेसिकली उस पाइप को कहते हैं जहां से बेसिकली धरती में से जहां से वाटर हमारा निकल के अर्थ सरफेस पे आता है, जिस रास्ते से आता है इसी को बेसिकली हम क्या कह सकते हैं गीजर पाइप कहते हैं। इनका जो लेंथ होता है वो लगभग 30 से 100 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद जब टेम्परेचर की बात करें यानी इनके अंदर जो वाटर निकलते हैं हमारी जो वेपर निकलती है उनका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 75 डिग्री से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है अब हमारा टाइप्स ऑफ गीजर आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ गीजर की अगर हम बात करें बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है पूल टाइप गीजर और दूसरा होता है हमारा नोजल टाइप गीजर। पूल टाइप गीजर बेसिकली मान लीजिए ये जो गीजर होता है ये नोजल टाइप गीजर के कंपेरिजन में क्या होता है ये ज़्यादा एरिया में बड़े होते हैं पूल टाइप गीजर, प्लस इनके अंदर जो वाटर निकलते हैं वो ज़्यादा फोर्स के साथ निकलते हैं बजाय कि नोजल टाइप ऑफ गीजर की। इस वजह से इनमें जो होता है आसपास जो इनके जो कह सकते हैं वेंट जो होता है इसका उसके आसपास कोई डिपॉजिट नहीं होता है, गैस गुजर पुल के आसपास कोई डिपॉजिट नहीं होता। वही नोजल टाइप में क्या होता है जो मटेरियल्स निकलते हैं उसके अंदर से वो क्या होते हैं गीजर के वेंट के अराउंड ही बेसिकली क्या होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बेसिकली आपको जरूरी नहीं था, लेकिन ये वाला जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ गीजर बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट एक्टिविटी। पहला क्या आता है हमारा कॉन्टिन्यूसली एक्टिव गीजर, दूसरा आता है हमारा नॉन कॉन्टिन्यूस गीजर। जो कॉन्टिन्यूसली एक्टिव गीजर होते हैं इनमें बेसिकली क्या होता है वाटर जो कह सकते हैं वेपर जो निकलते हैं वो क्या होते हैं कॉन्टिन्यूसली निकलते हैं। इनके एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे एक्सलेजर गीजर जो हो गया जो हमारा बेसिकली येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है जो कि यूएसए में होता है। ठीक है, देखिए हॉट स्प्रिंग और गीजर बेसिकली आप इतना डिफरेंस मान के चलिए कि जो हॉट स्प्रिंग से जो हमारी वाटर निकलते हैं वो क्या होते हैं वो उतने फोर्स के उतने एक्सप्लोजिव नहीं निकलते। यानी मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और 10 किलोमीटर दूर देख रहा हूँ तो मुझे यहीं से दिख जाएगा। अगर वो गीजर रहेगा तो गीजर अगर वो रहेगा तो उसके अंदर से बेसिकली हवा में बेसिकली आपके वाटर और वेपर खूब ऊंचे तक निकलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर वो हॉट स्प्रिंग रहेगा तो उसमें से क्या होगा वो उतना जैसे फिजर इरप्शन आप होता है ना उस तरह से उनमें से वाटर निकलते हैं बहुत धीरे धीरे, हवा में ज्यादा ऊपर नहीं उछलते, इसलिए हमें दूर से देखने पे उन्हें नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो फिर नॉन कंटिन्यूस गीजर की अगर हम बात करें तो नॉन कंटिन्यूस गीजर जो होते हैं बेसिकली इनके अंदर जो होता है वो कंटिन्यू नहीं होता है, बेसिकली टाइम टू टाइम इंटरवल पे आधार पे होता है। ठीक है, इसी आधार पे इनको बेसिकली 4 टाइप में रखा जाता है। पहला हमारा आता है गीजर्स ऑफ इक्वल इंटरवल, फिर दूसरा आता है हमारा वेरिएबल गीजर, फिर थर्ड आता है हमारा लॉन्ग पीरियड गीजर और फोर्थ आता है हमारा गया फिजल गीजर्स। ठीक है, इसके बाद गीजर्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गीजर्स जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड में दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन से क्या होते हैं लिमिटेड नहीं होता, जैसे हमारे वॉल्केनो हो गए। ठीक है, ये जो होते हैं दे आर ऑब्जर्व्ड ऑलमोस्ट ऑल कंटिनेंट एंड वेरियस क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, जैसे आपका यूएसए हो गया, आइलैंड हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया, ये बेसिकली इसके आसपास ज्यादा गीजर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, मेजर गीजर बेसिन की अगर हम बात करें तो बेसिकली येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है उसके में ही बेसिकली ज्यादा पाया जाता है, जैसे आपका नॉरिस बेसिन हो गया, ठीक है,
अपर लेग बेसिन, हार्ट लेग बेसिन, लोअर लेग बेसिन। ठीक, आई थिंक यहाँ से आपको गीजर का पूरा समझ में आएगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपना फीमर होल की, तो फीमर होल बेसिकली ऐसे वेंट होते हैं जिनके अंदर से बेसिकली क्या होती है, गैसेज और वाटर वेपर निकलती है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनके अंदर से क्या होती है, गैसेज और वाटर वेपर निकलती है। वही गीजर में हमने देखा था, उसके अंदर से वाटर भी निकलते हैं और साथ में आपके वाटर वेपर भी कह सकते हैं निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके दूर से देखने से ऐसा पता चलता है कि बेसिकली क्या होता है, खूब ह्यूज क्वांटिटी में वहां से किसी धुआं निकल रहा, स्मोक निकल रहा। ठीक है, एक पार्टिकुलर सेंटर से, इसीलिए स्मोक और गैस इमिटिंग वेंट, इसीलिए जो स्मोक और गैस इमिटिंग वेंट होते हैं उन्हें फीमर होल कहा जाता है। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फीमर होल जो होते हैं बेसिकली टाइपिकली ऑकर आफ्टर द मेन फेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, यानी जब आपका कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके बाद से बेसिकली हमारे क्या होते हैं, फीमर होल्स बेसिकली निकलते हैं। दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट साइन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिवनेस बिफोर अ वॉल्केनो बिकम डोरमेंट या एक्सटिंग। ठीक, इनका जो प्राइमरी फीचर होता है फीमर होल का, ये होता है एमिशन ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, यानी कि द गैस आर जनरेटेड, बेसिकली गैस कैसे निकलता है, गैस तब निकलता है जब हमारा जो मैग्मा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर जब ठंडा पड़ता है तो उसके आसपास जो गैस होते हैं उसमें से जो वही जब आपके बाहर निकलते हैं तो फीमर होल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एमिशन ऑफ गैसेज एंड वेपर होता है फीमर होल से, वो क्या होते हैं, सम टाइम कंटिन्यूअस होते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होते हैं, ये आफ्टर इंटरवल निकलते हैं। ठीक है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फीमर होल आर फाउंड इन रीजन जहां बेसिकली आपके एक्टिव या डोरमेंट वॉल्केनो पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर ऑफ्टन कंसर्न्ड अराउंड वॉल्केनिक एरिया, बेसिकली कह सकते हैं जो वॉल्केनिक एरिया होते हैं उसके आसपास फीमर होल पाया जाता है, लेकिन गीजर केस में जरूरी नहीं कि वो वॉल्केनिक एरिया के आसपास ही पाए जाए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो जाता है जिसे वैली ऑफ थाउजेंड क्या कहा जाता है, स्मोक कहा जाता है, जो कि आपके कटमाई वॉल्केनो पास जो कि हमारा अलास्का में पड़ता है उसके आसपास पाया जाता है। ठीक है, इस एरिया में लगभग हमारे क्या होते हैं, कई तरह के हमारे फीमर होल पाए जाते हैं, लगभग कह सकते हैं 10,000 वेंट फीमर होल के पाए जाते हैं, जिसकी डायमीटर लगभग 3 मीटर होती है। ठीक है, जो वैली है बेसिकली इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा आपका स्मोक निकलता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है, वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। ठीक, इसके बाद इनमें से जो मिनरल गैसेज निकलते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनका जो पहले टेम्परेचर की बात करें तो इनमें से जो वेपर हमारे निकलते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 645 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, इट मे बी मेंशन दैट कि जो वेपर होता है वो लगभग हमारा 98% तक के जो इसमें पूरा थोड़ा जो गैसेज निकलते हैं उसमें 98% हमारे वेपर होते हैं। बाकी एडिशनली में बेसिकली इसके अंदर से हमारे CO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसे गैसेज निकलते हैं। इसके अलावा सम मिनरल्स, और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, कुछ मिनरल्स भी हमारे क्या होते हैं निकलते हैं, जैसे हमारे सल्फर हो गए। ठीक है, फीमर होल जो होते हैं ये बेसिकली डोमिनेटेड बाय सल्फर और कॉल्ड सल्फेट्रा या सल्फर फीमर होल, यानी कि जिस फीमर होल में से सल्फर जो होता है हमारा ज्यादा पाया जाता है उसे बेसिकली सोल्फेट्रा या सल्फर फीमर होल कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक हमारा जो है ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। आज के क्लास के अंदर बेसिकली हम लोगों ने टोपोग्राफी प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केनिसिटी के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक ऐसे लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर बनते हैं, जैसे हमारे वॉल्केनिक कोन हो गए, क्रेटर हो गए, काल्डेरा हो गए। उसके अलावा 2 टर्म हम लोगों ने और देखा जो हमारा गीजर्स और फीमर होल होता है। तो वॉल्केनिक कोन के अंदर बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि वॉल्केनिक कोन किसे कहते हैं, उनके कौन कौन से टाइप होते हैं और उन टाइप का किस तरह से फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा क्रेटर और काल्डेरा में हमने ये देखा कि उन्हें क्रेटर किसको कहते हैं, काल्डेरा किसको कहते हैं, इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। और उसके बाद गीजर्स और फीमर होल में हमने इनका फॉर्मेशन देखा, किसे कहते हैं, प्लस उनका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है वो हमने देखा। ठीक, और इसके अलावा एक और टॉपिक हमारा था जो है हैजार्डस इफेक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, जो हमारा बेसिकली बुक के अंदर दे रखा था। तो इस टॉपिक को आई थिंक आप एक बार बुक से पढ़ लेना, या बिना पढ़े भी अगर कोई आपसे पूछ लेता है या किसी एग्जाम में पूछ लेता है तो उसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया। ठीक, वो आपको मैंने सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ दिया। और जहाँ तक बात रही इस लेक्चर की, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्या बोलते हैं, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और साथ ही में मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिस पे मैं आपको
जितना भी हमारा न्यूज होता है इस चैनल के रिकॉर्डिंग वो वहाँ पे मैं आपको अपलोड करता हूँ। उसके साथ ही में जैसे मैं आपको लेक्चर अपलोड करता हूँ, उसमें जैसे हमारा लेक्चर आता है उसके नीचे मैं आपको कई एमसीक्यू प्रोवाइड करता हूँ उस लेक्चर के रिगार्डिंग। तो आप बुक पढ़ के या इस लेक्चर को देख के एक बार वहाँ से एमसीक्यू कर लेंगे तो आपका वहाँ से रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बस इतना ही। अगले क्लास में बेसिकली मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जो हमारा इस फिजिकल ज्योग्राफी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 रहने वाला है, जिसके अंदर बेसिकली हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।